जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हमने पिछले लेक्चर में सतपुड़ा मेघाल श्रेणी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी पठार, या इसी को हम बोलते हैं बघेलखंड का पठार। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए देख लेते हैं इसको मैप के अंदर कि बघेलखंड का पठार कहाँ पे। देखो, जैसा नाम में छुपा पूर्वी पठार, मतलब ये मध्य प्रदेश के कहाँ है, पूर्वी भाग में। तो ये मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है। और ये आपको ये जो कलर दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं बघेलखंड का पठार। अब इसको मत देख लेना, ये मध्य भारत का पठार है। ये क्या है? बघेलखंड का पठार। ठीक है दोस्तों, रहेगी बात। एक बार मैं और अंडरलाइन कर देता हूँ इसके ऊपर। ये जो मैप मैं आपको बताता हूँ, ये मैप क्या करिए, आप बार बार देखिए। अगर मैप को आप देखोगे बार बार तो आपको क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा कि कौन सा पठार कहाँ पर है। वैसे मुझे पेन का कलर दूसरा ले लेना था, समझ में। फिर भी आप देख लीजिए, ये कलर आपको दिख रहा होगा। तो ठीक है, ये पूरी पठार दिख गया। तो हम इसकी क्या बताएंगे, सबसे पहले स्थिति। तो ऐसे ही बता सकते हैं हम इसकी स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। कितना कितना आसान है इसको। और अगर मान लो ऐसा ना लिख के आपको, और आपको कुछ और लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं हम। देखो, रीवा पन्ना के पठार के कहाँ है, दक्षिण पूर्व में है कि नहीं, दक्षिण पूर्व में। नर्मदा सोन घाटी के कहाँ है, पूर्व में। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के कहाँ है, उत्तर में। ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं कि इसके बीच में स्थित है। इससे क्या पता चलेगा एग्जामिनर को, उसको ये पता चलेगा मुझे रीवा पन्ना का पठार पता है कहाँ पे, मुझे ये पता है नर्मदा सोन घाटी कहाँ पे, ये पता चलेगा। और मुझे ये पता चलेगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ये मैं बता सकता हूँ। फिर अगला मैं क्या बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम इसकी बताएंगे अक्षांश विस्तार कि किन किन अक्षांशों के बीच में है। तो देखो, 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश है, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक। फिर क्या है, देखो, तथा 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये पूर्वी देशांतर आ जाएगा, इसके बीच में है ये। फिर क्या है, देखो उसका क्षेत्रफल। तो ये बहुत आसान है कि मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट है, 7%। और उसके जस्ट ब्रैकेट में मैंने ये लिखा है कि कितना क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। ये जो बघेलखंड का पठार है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 25,000 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये याद रखना बहुत आसान है, 25,000 वर्ग किलोमीटर कितना होता है। ठीक है, ये याद हो जाए तो ठीक, अच्छी बात है। नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, किंतु हमें परसेंट जरूर याद करना है, कितने परसेंट है। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रमुख जिले। अगर ये आप ये यहाँ पे पॉलिटिकल मैप देखोगे बघेलखंड के पठार का, तो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे क्या है, सीधी, यहाँ पे सिंगरौली, यहाँ पे शहडोल, उमरिया, ये आस पड़ोस के क्षेत्र लिखे हैं। तो 4-5 जिलों के आप नाम लिख दीजिए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया आदि। फिर निर्माण किससे हुआ है, तो देखो यहाँ पे लिखा आद्य महाकल्प के शैल समूह से हुआ है। अब देखो, ये आद्य महाकल्प क्या है, काल है। इसी काल में आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसी आग्नेय चट्टानों का रूप का ही तो ये क्या है, परिवर्तित रूप है ग्रेनाइट वनिश चट्टानों से। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसका निर्माण किससे हुआ, आग्नेय चट्टानों से हुआ है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ग्रेनाइट वनिश चट्टानों से हुआ है। किंतु क्या है दोस्तों, एक बात ये तो मैं जानता हूँ और आप जानते हैं कि ये आद्य महाकल्प के शैल समूह को हम आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट वनिश चट्टान कहते हैं। किंतु जो एमबीपीएससी है ना दोस्तों, उसको ये नहीं पता है कि ये भी एक्चुअल में होता है। वो तो क्या होता है, जो किताब में लिखा ना, बस उतना उसको तो उतना ही आता है। उसको इतना पता ही नहीं है कि आद्य महाकल्प की चट्टानों को आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं। और आग्नेय चट्टानों का परिवर्तित रूप क्या है, ग्रेनाइट वनिश चट्टान है। ठीक है, जो किताब में लिखा ना, उसी आंसर को क्या करता है, वो मान नहीं करता है। उसी आंसर को क्या करता है, वो आइडल मान लेता है। तो अगर ये लिख के आएंगे तो हम, अच्छी बात है, ये भी लिख सकते हैं, अच्छी बात है। किंतु जो किताब में लिखा है वही लिखेंगे हम, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिखने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या है, देखो आगे क्या है, आगे हम पढ़ेंगे जलवायु। देखो, हमने अंदर की बात पढ़ ली, ऊपर की बात पढ़ ली, अंदर की बात। अब हम उसके वायुमंडल की बात करें, जलवायु। तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, देखो यहाँ पे लिखा, ग्रीष्म ऋतु में साधारण मर्मणीय गर्म है, साधारण गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंडी, मतलब विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पे। फिर देखो औसत वर्षा, तो औसत वर्षा लिखा है लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर के मध्य में। और ब्रैकेट में एक और चीज़ लिखी, देखो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो एक चीज़ हमें ये भी पता चला कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा कहाँ पाई जाती है, होती है, तो बुंदेलखंड बघेलखंड के पठार में। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सतपुड़ा मेघा श्रेणी में। ये चीज़ हमें पता चली। अब देखो प्रमुख नदियाँ, तो आपको पता है बघेलखंड के पठार में क्या है, अनूपपुर से क्या निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। तो देखो सोन नदी की सहायक नदी कौन है, जोहिला नदी। यहीं की इंपॉर्टेंट नदी क्या है, टोंस नदी। बनास, गोहद, रिहंद, 3-4 नदियों के नाम याद रख लीजिए आप, बहुत है। फिर देखो प्रमुख मिट्टी, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, देखो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। फिर देखो हम पढ़ेंगे, जब हमने मिट्टी पढ़ ली तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रमुख फसल, वन और खनिज। ठीक है, यहाँ पे ऊपर पहले वन दे दिया है, तो वन पढ़ लेते हैं, साल, सागौन, तेंदुपत्ता। वांस नहीं है, बांस है। क्या है ये, बांस।
ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं तो प्रमुख फसलें पढ़ लेंगे कि प्रमुख फसल कौन सी पाई जाती है यहाँ पे। तो देखो प्रमुख फसलों में क्या आ जाएगा, देखो चावल। चावल के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, हमें किसकी आवश्यकता होती है, जल। अब हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, इसी क्षेत्र में होती है, 125 से 140 सेंटीमीटर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कैसी मिट्टी चाहिए यहाँ पे, लाल पीली मिट्टी, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होने के कारण क्या होती है मिट्टी, लाल मिट्टी कैसे दिखने लगती है हमें, पीली मिट्टी की तरह। तो ये चावल हो गया हमारे पास। फिर अलसी, तिल आदि और लिख सकते हैं हम, जैसे दलहन फसल, तिलहन फसल, ये फसलें भी यहाँ पे होती है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखो प्रमुख खनिज, तो प्रमुख खनिज में क्या इंपॉर्टेंट, कोयला, क्योंकि इसी बघेलखंड के पठार में जो हमारा जो सिंगरौली है, सिंगरौली में एक जगह है बेड़न, यहाँ से सबसे ज़्यादा कोयले का क्या होता है, उत्पादन होता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश क्या कहते हैं, ऊर्जा राजधानी भी हम कहते हैं। तो देखो कोयला यहाँ पे पाया जाएगा। और भी खनिज पाए जाएंगे जैसे बॉक्साइट, यूरेनियम, क्वार्टजाइट, सोना चांदी। अगर अब देखो मैंने बताया आपको सोना चांदी, अब आप ये पता करोगे यार मध्य प्रदेश में सोना चांदी कहाँ पाई जाती है। अभी अभी सर्वे हुआ है 2017-18 में, इसमें पता चला है कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र है जहाँ पे क्या पाया जाता है, सोना और चांदी। सोना जैसे कि देखोगे ना आप, जैसे कि निम्बुआ, गुहार पहाड़, ऐसे कुछ जगह है, चक्रिया, ऐसे कुछ क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जहाँ पे क्या पाए जाएंगे, सोने के निक्षेप पाए गए हैं। तो ये प्रमुख क्या हो गए, खनिज हो गए। अब प्रमुख उद्योग, जो मेरे पास वन है, फसल है और खनिज है, इन्हीं के आधार पर उद्योग आ जाएंगे। तो देखो सीमेंट उद्योग आ जाएगा, क्योंकि इधर चूना पत्थर पाया जाता है। फिर वन है तो रबड़ उद्योग आ जाएगा। लाख बनाने का कारखाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाख बनाने का सरकारी कारखाना भी यहीं पे स्थित है उमरिया में। ताप विद्युत परियोजना, क्योंकि यहाँ पे कोयला है तो कोयले के आधार पे कौन सी परियोजना बनाएगी, ताप विद्युत परियोजना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर प्रमुख पर्यटन केंद्र, अब प्रमुख पर्यटन केंद्र में क्या आ जाएगा, देखो महामृत्युंजय मंदिर, ये कहाँ पे, रीवा में, ये बहुत ही फेमस है। अनुसुईया आश्रम, ये सतना में, ये रामायण काल से संबंधित है। फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ सकते हैं इसमें बघेलखंड के पठार में, किंतु थोड़ी बहुत जो चीज़ें हम वो पढ़ सकते हैं, जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है यहीं बघेलखंड के पठार में। और दो चार चीज़ यहाँ पे, कोई जलप्रपात हो गया, कोई परियोजना होगी, ये सारे पर्यटन केंद्र आ जाएंगे। अब देखो फिर क्या है यहाँ पे, देखो कुछ विशेष पॉइंट, तो देखो बाण सागर परियोजना आ गई, देखो ये कहाँ पे है, शहडोल में, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी बघेलखंड में पड़ा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सीधी सिंगरौली में पड़ता है, इसी का आधा भाग कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इसको क्या बोलते हैं, घासीराम राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो बेड़न है सिंगरौली में, इसको क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, ये यहीं पे स्थित है इसी बघेलखंड के पठार में। आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।